नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि शरीफ सरकार भारत से सब्जियां और कुछ अन्य खाने का सामान आयात करने पर विचार कर सकती है। बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों बारिश और बाढ़ की भयंकर मार से जूझ रहा है। भीषण बाढ़ के कारण पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में होटल, पुल, स्कूल आदि बह गए हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस बाढ़ के कारण लगभग 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण 50 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है और अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मांगी है। इस बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री इस्माइल ने सोमवार को इस्लामाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में भारत से खाद्य पदार्थों को आयात करने पर विचार करने की बात कही। पाकिस्तान पहले से ही ज़बरदस्त महंगाई की मार से जूझ रहा है और ऐसे वक्त में बाढ़ के कारण मुल्क को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक पूर्व सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ भारत के साथ व्यापार शुरू करने के एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्यिक सलाहकार रजक दाऊद भी कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत के साथ व्यापार शुरू किया जाना चाहिए। शराब नीति को लेकर जांच का सामना कर रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि कल उनके यहां सीबीआई उनका बैंक लॉकर देखने आ रही है। सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा है, कल सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है, जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। बता दें, शराब नीति पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर घोटाले का आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी ने आरोपों को झूठा बताया है। साथ ही उल्टा पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। शराब नीति पर घोटाले का आरोप लगाने के बाद बीजेपी ने अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर शिक्षा में घोटाला करने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र में 500 नए स्कूल बनवाने का वादा किया था, लेकिन अब कहा जाता है कि पहले से मौजूद स्कूल में ही नए कमरे बनाए जाएंगे। भाटिया ने कहा कि स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 7180 किया गया। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के स्कूलों में कमरे बनने के लिए 989 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 860 करोड़ रुपए का टेंडर अमाउंट किया गया था और दिल्ली सरकार ने 1315 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि 6133 टॉयलेट बनवाए, लेकिन जांच के बाद उनकी संख्या सिर्फ 4027 निकली। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में पार्टी के सभी विधायकों का समर्थन साबित करने के लिए विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाई। हालांकि विधानसभा में विरोध के बीच दिल्ली विधानसभा को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बहुमत साबित करने के लिए मतदान कल होगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सरकार गिराने की कोशिशों के लिए बीजेपी पर हमला बोला। केजरीवाल ने फिर कहा, ये जनता का टैक्स लगाकर खूब खून चूस रहे हैं और लोगों के लिए वो पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और ये पैसा अरबपति दोस्तों की जेब में डाल रहे हैं, इसलिए महंगाई हो रही है। दिल्ली के सीएम बोले कि मौजूदा केंद्र सरकार आज़ादी के 75 साल की सबसे भ्रष्ट सरकार है। 10 लाख करोड़ इनके दोस्त खा गए। 6300 करोड़ में इन्होंने विधायक खरीदे और लाल किले से कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वाले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा में ऑपरेशन लोटस चला चुकी है। झारखंड में भी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गए। 800 करोड़ रुपए धरे के धरे रह गए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सोमवार को विधानसभा में उपराज्यपाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की। विधायकों ने विधानसभा में नारेबाजी की और बैनर भी लहराए। विधायक दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल सक्सेना 1400 करोड़ के घोटाले में शामिल हैं। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों को बताया कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमवार रात को दिल्ली विधानसभा में रुकेंगे और मांग करेंगे कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ जांच की जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि जांच में क्या दिक्कत है, इसलिए आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि उपराज्यपाल पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी मारलेना ने विधानसभा परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब देश नोटबंदी के दौरान लाइनों में लगा था तब उपराज्यपाल सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्कालीन चेयरमैन थे और वो काले धन को सफ़ेद बनाने में लगे थे। आतिशी ने कहा कि आयोग के कैशियर संजीव कुमार और प्रदीप यादव ने बयान दिया है कि सक्सेना ने तबादले की धमकी देकर पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाया। विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन उपराज्यपाल के नाम को एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के घर पर छापेमारी भी नहीं की गई और पूरे मामले को दबा दिया गया। जबकि विधायक भारद्वाज ने कहा कि दोनों कैशियर ने कहा कि खाद्य विभाग के 2 अधिकारियों ने अजय गुप्ता और एक गर्ग
ने उन्हें डराया कि ये पैसा विनय सक्सेना का है। पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि वो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि देश में जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराया जा रहा है। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों और काले धन का इस्तेमाल चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए कर रही है। भाजपा इस सवाल का जवाब दे कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। इसके साथ ही ममता ने कहा कि भाजपा के नेता बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने बिल्किस बानो मामले में शामिल लोगों को छोड़ दिया। ममता ने तृणमूल कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी पलटवार करते हुए कहा, मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि अगर भाजपा से हो पाए तो मुझे गिरफ्तार करें। ममता ने कहा कि एसएससी घोटाले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी का मामला विचाराधीन है, अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। मीडिया ट्रायल चल रहा है। बीजेपी मीडिया, न्यायपालिका, राजनीतिक दलों को डरा रही है, लोगों की आज़ादी छीनने के लिए पेगासस का इस्तेमाल कर रही है, लोगों के घरों से पैसा लूटने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने हिंदुओं से कहा कि सनातन धर्म बलिदान मांग रहा है। अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान देना पड़े तो जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। त्रिपुरा के गोमती नगर में शांति काली मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान मोहन भागवत ने ये बात कही। भागवत ने कहा कि अगर आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की वजह से ही भारत में एकता है। भारत में तमाम तरह के खान पान की आदतें, भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। इतनी अनेकता के बावजूद हम लोगों में एकता की भावना है। विचारों में भारतीयता सनातन धर्म की वजह से है। इसके साथ ही आरएसएस चीफ ने कहा कि हूण, मुसलमान और ईसाइयों ने भारत को लूटने के इरादे से कई बार हमले किए। चूंकि वो लोग भारतीय जैसी भावना नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों का धर्म परिवर्तन करना और मारना चाहा। झारखंड के दुमका में परेशान करने वाले एक शख्स द्वारा लड़की को जिंदा जलाए जाने के मामले में हंगामा बढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया है और प्रशासन को शहर में धारा 144 लगानी पड़ी है। इसका मतलब है कि बिना अनुमति अब 4 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होगा। लड़की को जिंदा जलाने के आरोपी की पहचान 19 वर्षीय शाहरुख हुसैन के रूप में हुई है। आरोपी शाहरुख और आग लगाने के लिए पेट्रोल लगाने में मदद करने वाले उसके सहयोगी छोटू खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शाहरुख कुछ समय से उस लड़की को परेशान करता था। पुलिस ने कहा है कि जलाने की वो घटना मंगलवार को दुमका शहर में हुई, जब आरोपी ने महिला पर उसके कमरे की खिड़की के बाहर से पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी। पीड़िता 12वीं कक्षा की छात्रा थी और उसे 90% जलने के बाद गंभीर हालत में पहले दुमका के एक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने कहा कि बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रेफर कर दिया गया। झारखंड के दुमका शहर में अंकिता सिंह नाम की किशोरी को जिंदा जलाने के मामले में बीबीसी ने पीड़ित परिवार से बात की। इस दौरान किशोरी के पिता संजीव सिंह ने कहा कि शाहरुख पिछले कुछ दिनों से बेटी अंकिता को परेशान करता था। 10-12 दिन पहले उसने अंकिता की किसी सहेली से उसका फ़ोन नंबर ले लिया और उसे बार बार फ़ोन कर तंग करने लगा। बेटी ने यह बातें मुझसे बताई तो मैंने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन 22 अगस्त की शाम उसने अंकिता को फ़ोन कर कहा कि अगर वो उससे नहीं मिलेगी तो उसे जान से मार देगा। बीबीसी के अनुसार संजीव सिंह ने कहा कि अंकिता ने मुझसे ये बात भी बताई। तब तक रात हो चुकी थी। मैंने सोचा कि सुबह होने पर शाहरुख और उसके घर के लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस बीच 23 अगस्त की सुबह उसने खिड़की के बगल में सोई मेरी बेटी पर पेट्रोल छिड़क कर जलती माचिस की तीली फेंक दी। इसमें अंकिता बुरी तरह झुलस गई और आखिर में हम उसकी जान नहीं बचा सके। मेरी मासूम बेटी मर गई। संजीव सिंह ने इसके साथ ही कहा कि अब मेरी बेटी नहीं बची, इसलिए मेरी मांग है कि शाहरुख को फांसी की सजा दी जाए, तभी उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। वो तड़प कर मरी है, उसके हत्यारे को भी वैसी ही मौत मिलनी चाहिए। अंकिता की हत्या के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि समाज में बुराइयां बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये घटना दिल दहला देने वाली है। कानून अपना काम कर रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए। सोरेन ने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं के लिए मौजूदा कानूनों और अधिक सख्त बनाने के लिए कानून लाए जाने चाहिए। इस बीच बीजेपी नेताओं ने सोरेन सरकार को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने इलाज को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अंकिता के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। यूपी पुलिस ने मुरादाबाद जिले के छजलैट में घर में बिना पूर्व अनुमति के एक साथ नमाज पढ़ने के आरोप में 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये अपनी तरह का यूपी में पहला मामला है जब घर में नमाज पढ़ने पर केस दर्ज किया गया हो। आमतौर पर यूपी के तमाम घरों में हिंदू मुसलमान अपने घरों में पूजा पाठ के सामूहिक आयोजन करते हैं,
लेकिन कभी किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। इस मामले में भी छजलैट में जमात की नमाज का सामूहिक आयोजन था, जिसमें 30 से 40 लोग जुटे थे। पुलिस के मुताबिक हिंदू समुदाय के कुछ सदस्यों ने कहा कि 2 व्यक्ति वाहिद और मुस्तकीम कई लोगों के साथ अपने घर में नमाज अदा कर रहे थे। हालांकि इसका कुछ हिंदुओं द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एसपी संदीप कुमार मीणा ने बताया कि शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि छजलैट क्षेत्र के दुल्हेपुर गांव में 2 ग्रामीणों के घर पर बिना किसी सूचना के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहां नमाज पढ़ी। वहां के कुछ हिंदुओं ने उन्हें इसके लिए आगाह किया, लेकिन वो नहीं माने। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने घर में नमाज पढ़ने पर FIR होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा? ओवैसी ने टीवी चैनल पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, घर में नमाज करने में आपत्ति क्यों है? ये अन्याय है। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से इसको लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने के लिए जबरन मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जहां घर वालों को लगे ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो नई पार्टी बनाने के बाद ज़रूरत पड़ने पर भाजपा के साथ जाएंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है, खासकर जो लोग क्लरिकल काम के लिए बैठे हैं। जो जम्मू कश्मीर को जानते हैं तो उन्हें पता है कि मैं भाजपा के इलाकों में उनके लिए 1 वोट नहीं जोड़ सकता और वो मेरे में आधा वोट नहीं जोड़ सकते। गुलाम नबी आज़ाद ने उनका बीजेपी के साथ साठगांठ के आरोपों को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। आज़ाद ने राहुल की ओर इशारा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी से वो मिले हैं जो उनका सपना पूरा किए हैं, मैं नहीं। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी स्पीच खत्म करने के बाद भरी सदन में PM से गले मिले तो बताएं कि वो मिले हुए हैं या मैं मिला हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि मैं कांग्रेस के लिए दुआ ही कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस मेरी दुआ से ठीक नहीं होगी, उसके लिए दवा चाहिए। अभी उसका डॉक्टर कंपाउंडर है, अभी कांग्रेस को स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। आज़ाद ने साथ ही कहा कि वो सोनिया गांधी का अभी भी वही सम्मान करते हैं और राहुल गांधी के लिए भी उतना ही सम्मान है जितना राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे के लिए होना चाहिए। आज़ाद ने इसके साथ कहा कि बहुत अरसे तक हमने उनको सफल लीडर बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो एक जगह रुकते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई टालने के लिए शीर्ष अदालत से आग्रह किया तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और अंत में कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर दिया और अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। बता दें, याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई टालने की अपील पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा, ये हमें मंजूर नहीं है। आप तत्काल लिस्टिंग चाहते थे और जब मामला लिस्ट होता है तो आप टालना चाहते हैं। हम फोरम शॉपिंग को अनुमति नहीं देंगे। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने वकीलों के दूर से आने का जिक्र करते हुए कहा कि वकील पूरे भारत से और कुछ कर्नाटक से भी आ रहे हैं। इस पर जस्टिस ने कहा कि कर्नाटक केवल 2.5 घंटे दूर है। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा मामले में 2 सप्ताह का समय मांगने के बावजूद कोर्ट ने कर्नाटक राज्य को नोटिस जारी किया और मामले को 5 सितंबर के लिए पोस्ट कर दिया। बता दें कि हिजाब बैन मामले में 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि महिलाओं के लिए हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनने का राज्य सरकार का आदेश सही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही अब इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर को की जाएगी। दरअसल 5 अक्टूबर 2020 को सिद्दीक कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीक पर UAPA की धाराएं लगाई गई हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया। अदालत ने कहा कि 4 माह में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा की जाए। इस साल मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की एक अदालत से कहा था इस मामले में 4 महीने के भीतर सभी अर्जियों का निस्तारण कर दिया जाए। हाईकोर्ट में मनीष यादव की ओर से याचिका दायर कर अनुरोध किया गया था कि मथुरा की अदालत में चल रहे सभी मामलों को एक साथ जोड़कर उनकी सुनवाई की जाए। हिंदू संगठनों का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़वा दिया था और इसके एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण कराया था। इन संगठनों का मानना है कि ईदगाह मस्जिद वाली जगह पर ही कंस की जेल हुआ करती थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जियो अगले 2 महीने में मेट्रो शहरों में 5G सेवाओं को शुरू करेगी।
तेल से लेकर टेलीकॉम तक की दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को अपनी 45वीं वार्षिक आम सभा की बैठक यानी कि एजीएम में घोषणा की। मुकेश अंबानी ने शेयर धारकों को अपने संबोधन के दौरान कहा कि दूरसंचार शाखा जियो दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित प्रमुख शहरों में 5G सेवाएं शुरू करेगी। वहीं एजीएम में ही रिलायंस रिटेल की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा है कि खुदरा क्षेत्र की उनकी दिग्गज कंपनी इस साल FMCG कारोबार में प्रवेश करेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।